नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी जिनका पेपर एसएससी सीजीएल का बाकी है उनके लिए आज की इस वीडियो में टॉप 65 जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर बता दें आपको। देखिए, आप लोगों को जवाब दे दें क्योंकि कई सारे मेल्स मैसेज मुझे आए हैं कि सर एनालिसिस क्यों रोक दिए हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आपको शायद पता होगा कि कल एसएससी ने एक नोटिस पब्लिश किया था जिसमें कुछ बातों को बताया गया है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब में, तो आप लोग जान ही लिए होंगे कि किस नोटिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको पहले तो मैं अपनी बात बता दूँ कि मैं एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहा हूँ। देखो, बात यह है कि साथियों 2018 से मैं YouTube में पढ़ा रहा हूँ और अभी लगभग 6 साल होने को हैं। ठीक है, आप लोग नहीं अगर देखे हैं तो मेरा उठा के देख लेना पुराने वाले लाइव क्लासेस, जिस टाइम एक बार में जो है ना कम से कम 10 से 11 हज़ार बच्चे जो हैं लाइव क्लास करते थे। लेकिन मेरी जो सेहत ख़राब हुई कुछ समय के लिए, उसके बाद से मैंने लाइव क्लासेस बंद कर दी थी। ठीक है, और अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बात यह है कि आप सर क्यों नहीं एनालिसिस करवा रहे हैं। तो देखो, मैं किसी भी प्रकार का किसी से भी जो है ना कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। 2018 से अब तक पढ़ा रहा हूँ, आज तक मेरा किसी से भी कोई विवाद नहीं रहा है और ना ही मैं इन विवादों में उलझना चाहता हूँ, ना इनमें फंसना चाहता हूँ। बस यही बात है कि मैं एनालिसिस आप लोगों को नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप इसे जो भी समझे वो आपकी मर्जी है, लेकिन एनालिसिस नहीं करवाने का रीज़न ये है। ठीक है, अब देखो एसएससी ने कहीं भी ये नहीं बताया है कि भाई आप एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है आप माइक लेकर सेंटर के बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। एसएससी ने ये बोला है कि आप किसी भी प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको शेयर नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई टीचर ना तो कोई स्टूडेंट्स। बस इसी को रिस्पेक्ट देते हुए एनालिसिस को रोके हैं। ठीक है, और मेन बात यह है कि ये मुद्दा जो है ना साथियों हमारे जीएस टीचर्स ने नहीं उठाए हैं। भाई वो तो बहुत भले आदमी हैं, वो तो बहुत भले काम करते हैं। ठीक है, अपना दिन भर पढ़ते हैं और उसी को फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो कि जिसको पढ़कर उनका सिलेक्शन हो। वो किसी भी प्रकार के कोई विवाद में नहीं रहते हैं। आप लोग देखते होंगे, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग देखे होंगे कि आज तक जो है ना यूट्यूब में खास करके कोई भी जीएस टीचर में बवाल विवाद, कोई भी किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी जो है नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस यही कारण है कि मैं जो है इन सब से दूर हूं और आपको एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि एनालिसिस बिल्कुल रोक दो, वही लोग सबसे पहले एनालिसिस करवाते थे और अभी जो है ना अचानक इनको होश आ गया है कि भाई अब इसको रोक देना चाहिए। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों किए हैं, ये तो उन्हीं को पता है। भाई वो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बिल्कुल हम तो ठहरे एकदम अनपढ़ गवार, हमें कुछ आता जाता नहीं है, ना हमें संविधान के बारे में कुछ पता है, ना हमें कानून के बारे में कुछ पता है। सभी लोग वही लोग जानते हैं क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, तो बस साथियों मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये चीज़ करवा रहे हैं, जो एनालिसिस वगैरह करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, प्लीज़ आप लोग उनके अगेंस्ट मत होइए। वो आप ही लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अभी आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, पहले दिन में फर्स्ट शिफ्ट में, या फिर पहले दिन में सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था। ठीक है, वही पेपर आप किसी भी सीजीएल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सीएचएसएल का मान लेते हैं पेपर आपका होता है मेंस का। ठीक है, और वही आपका एग्ज़ाम अगर मान लेते हैं 7वें दिन या 8वें दिन होगा। ठीक है, तो आप भी इसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि भाई कोई एनालिसिस करवा देता, कहीं से ये सोर्स मिल जाता कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत भला हो जाता। लेकिन आज आप जो है ना इस अगेंस्ट में खड़े हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं केवल जो है ना टीचर्स के साथ, या फिर जो नहीं करवा रहे हैं या जिनका पेपर अभी बाकी है सीजीएल का, उनके नुकसान का बात नहीं है। कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है ये आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। और रहा सवाल एसएससी का नोटिस का, तो ये आज का नहीं है भाई। ये नोटिस जो है ना एसएससी ने जो जारी किया है, ये आज का नोटिस नहीं है। ये नोटिस 2022 में भी था, उससे पहले भी था। एसएससी का ये कहना, जो चीज़ आप कल देखे हैं ना नोटिस में, वो एसएससी पहले ही बता चुका है। लेकिन अचानक कुछ लोगों को याद आ गया कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये सब रोक देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सब रुक गया। चलो हम भी जो है उन्हीं टीचर्स का रिस्पेक्ट करके एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं।
लेकिन आप लोग प्लीज़ ये मत करिए कि अगर कोई करवा रहा है तो उसको आप ऐसा गाली नहीं दे सकते हैं। देखिए वो भी टीचर हैं, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए वो जो टीचर्स आपको एनालिसिस वगैरह करवा रहे हैं ना, वो कहीं पे जो है 1000, 5000 या 10,000 का खुद का कोर्स नहीं बेचते हैं और आपको नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे कोर्स को ज्वाइन करो और यहाँ आके पढ़ाई करो। उनको जितना भी देखो, अब आदमी पेट पालने के लिए तो कुछ करेगा ना, तो उनको जो भी पैसा मिलता है ना भाई, यकीन मानो यार, यूट्यूब के मोनेटाइजेशन में जो पॉलिसी है ना उसी के अनुसार मिलता है। यहाँ पर 5000 व्यूअर्स, अगर देखो 5000 कोई वीडियो पे अगर 5000 लगभग व्यूअर्स आते हैं ना तो उसको $1 मिलता है। $1 का मतलब अभी अगर देखो तो $83 होता है, 83 रुपीज़ होता है INR में, यानी इंडियन रुपीज़ में 83 रुपीज़, 83 रुपया मान के चलो आप, वो बनता है। अगर एक वीडियो में 5000 व्यूज़ आता है ना तो जो है उसको 83 रुपया मिलता है और वो उसी में वो संतुष्ट है, उसी में वो काम चलाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा प्लीज़ मत करो कि यार तुम ये करा रहे हो, बंद कर दो, मैं जो है तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके जा रहा हूँ SSC को मेल करने, तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। ये सब यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखो, मैंने जो बात बताया कि अभी आपका एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में था, मान लेते हैं आगे चल के आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन होगा, तब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं जो है आप इस दिन का जो इंतज़ार करोगे, ठीक है। लेकिन इस सब चीज़ से दूर रहो और प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो। जिसको जो करना है करने दो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लोग ये कर रहे हैं ना वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। वो चीज़ हमें समझ में आती है, ठीक है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आती है। आप कहे सुने पे भरोसा कर लेते हो और चल देते हो लाठी उठा के, चलो उसको मार देते हैं। भाई ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बाकी ठीक है, देखो मेरी बात अगर बुरा लगी है तो माफ़ी चाहता हूँ। किसी को भी हर्ट करने का या फिर किसी भी टीचर्स को एज मतलब डायरेक्टली ऐसा कहना नहीं था। जो मुझे मतलब सवेरे से जो या फिर कल ही से मान के चलो जो बातें मेरी दिमाग में घूम रही थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। और इसके लिए जो है ना, जिसको जो करना है करने दो। आप लोग इसके मामले में मत पड़ो। मेरी बस यही गुजारिश है आपसे, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलो जो भी लगे आपको, अगर मैंने बताया, हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं भाई, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के बात आप लोग मानोगे। चलो ठीक है, चलिए साथियों, जो मेरा काम है वो तो करना पड़ेगा। अभी देखो CGL का पेपर अभी लंबा आपका बाकी है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको रिविज़न करवाएंगे इस क्लास में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में बाढ़ आ जाता है। कब आता है? ठंडियों के दिनों में, अक्टूबर नवंबर में। तो साथियों तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ना वो लौटती हुई मानसून से होती है और वही लौटती हुई मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, याद रखना। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप क्या करोगे? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो भाई देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार की जनसंख्या, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 100 पढ़ना, 100.4 मिलियन, ठीक है, यानी 100.4 मिलियन कुल जनसंख्या थी बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल, विजित प्रदेश यानी मोहम्मद गौरी ने जिन प्रदेशों को जीता था उन प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर कहती थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर कहती थी? तो देखो करेक्ट आएगा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब को।
आगे देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो भाई अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो भाई बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो देखो करेक्ट आएगा कुशीनार या कुशीनगर में। ठीक है, आगे देखिए, अगला है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो याद रखना, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यानी वह कुषाण शासक कौन था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? याद रखना, कड़फिसस द्वितीय ने। आगे देखिए, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केवल टेस्ट क्लास है ये, बिल्कुल फास्ट आपको करवा रहे हैं। देखो, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो भाई आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? याद रखिएगा, ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों देखिए, मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। देखो, अनुच्छेद 14 से 18 जो है ना, ये साथियों समानता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 23 और 24 जो है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 23 जो है, इसमें मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। देखो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो जो है लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल क्विक रिविजन कराता हूँ। देखो, गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो साथियों कौन सी आय होती है? तो देखो, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आएगा उत्पादक कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय होता है, याद रखना, उसके उत्पादक कार्यों का योगफल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किनको प्रदान किया जाता है? याद रखना, करेक्ट आएगा सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? पहली बात तो ये याद रखना है कि विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की थी, और कब की थी यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना 846 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, कुषाणों का संबंध किससे था? जो कुषाण शासक थे उनका संबंध किससे था? तो याद रखना, चीन के यूची जनजातियों से। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य कब बना, यानी हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, या फिर हरियाणा राज्य कब बना था? तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं नंबरिंग में। अगला है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है ये किससे संबंधित है? यानी चेतक घोड़ा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये किसके घोड़े का नाम था? तो याद रखना, करेक्ट है महाराणा प्रताप के। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नैषध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो देखो, नैषध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखो, सिंधु सभ्यता जो है ना, ये साथियों आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भाई अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखो, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। आगे देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था?
तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो साथियों याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है विजयनगर। देखिए विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों याद रखना विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग था वो किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए करेक्ट है रानीगंज में। रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? देखिए भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी द्वीप हैं और वो दोनों कौन कौन हैं? एक है वैरन और एक है नारकोंडम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो भाई कैमरे में किस प्रकार के लेंस को उपयोग किया जाता है? तो याद रखना उत्तल लेंस का। अगला है इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो साथियों देखिए इंद्रधनुष जो है ना वो किस कारण बनता है? तो याद रखना अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। आगे देखिए सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखना सोनार जो है ये प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट है हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा इरफान पठान। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो साथियों याद रखिएगा आरोही पंडित। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है हाल ही में कौन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो याद रखना ताइवान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों जीएस लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? यानी त्रिशूर पूरम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? याद रखना रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? याद रखना प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार जो है ये भाई किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो याद रखना पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। अगला है इनमें से किसने द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से कौन जो है द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिएगा किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो साथियों देखिए सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो भाई कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर याद रखना। आगे देखिए माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थिति व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो माउस के 2 मानक बटनों के बीच जो स्थिति व्हील होता है उसका क्या प्रयोग होता है? तो देखो करेक्ट है स्क्रॉल करना याद रखना। आगे देखिए फ्लैश क्या है? तो साथियों फ्लैश जो होता है ना एक लेजर याद रखना, माफ करना यार, देखिए फ्लैश जो होता है ना साथियों ये एक प्रकार का रैम होता है। रैम याद रखना, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर है? याद रखना जॉर्डन और इजराइल के मध्य में जो सागर है वो है साथियों मृत सागर। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए कैनियन के नाम से। अगला है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? देखिए जावा और सुमात्रा द्वीप जो हैं वो साथियों इंडोनेशिया में स्थित है याद रखना। फिलीपींस, देखिए फिलीपींस जापान एवं चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस जापान एवं चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है याद रखना। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? याद रखना चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है याद रखना। आगे देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये साथियों बलित पर्वत का उदाहरण है याद रखिएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो याद रखिए ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। आगे देखिए एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? याद रखिएगा 4 मिनट का, यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है याद रखिए।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? देखो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये 180 डिग्री 180 डिग्री से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? देखिए ग्रीनविच जो है ये आपका यूके में है, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित धातुओं और सिलिकटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? याद रखिएगा, मिश्रित धातुओं और सिलिकटों से बनी धरती की परत जो है उसको सीएल कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है ब्लू मून क्या है? देखिए ब्लू मून क्या है, तो याद रखना महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में जो दूसरा पूरा चांद आता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? तो याद रखिए हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 76 वर्ष का, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो भाई आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो कौन सा है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट है सिरियस, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। अगला है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यान है वह है साथियों पाथफाइंडर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो देखो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो किसे कहा गया है? तो याद रखना सूर्य को, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आपको बता दें जो हमारा सेकंड वाला चैनल है 2.0 स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। साथियों जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आई है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। मेरा जो कुछ भी मैंने कहा, मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, मैंने किसी भी जो है ऐसा नहीं है कि किसी टीचर्स को कहा है या फिर जो है किसी स्टूडेंट को कहा है, लेकिन है कहीं ना कहीं है, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है, कि ये सब चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर करवा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलो कि मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेके जाके जो है मेल कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा रहा हूँ। यार कहीं ना कहीं जो है ना आपका भी पेपर कभी जो है चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, तीसरे दिन पड़ेगा, फिर आप भी उस वक्त जो है ना ये कहीं आपके दिमाग में यही बात चलेगा कि यार कहीं से ये पता चल जाता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी बात थी मैंने आपको बताया, बाकी जैसा आपको लगता है बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, मैं आपको रेगुलरली क्लासेस कराते रहूँगा अभी जब तक आपका पेपर होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।